बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप सोशलाइजेशन पे है। इसका पार्ट 1 भी हमने कवर कर लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में जब आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो इसमें चूँकि ये यूनिट ही सोशल इंस्टीट्यूशंस पे है, तो मैंने आप लोगों को सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते किसे हैं, होते क्या है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था इनकल्चरेशन और एकल्चरेशन के बारे में। इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशंस को मैंने कहा था कि हम अलग अलग एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें जो मोस्ट कॉमन मेजर इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के अंदर, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट वन फैमिली थी। फैमिली भी एक इंस्टीट्यूशंस है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस में फैमिली भी आता है। फैमिली को हमने डिस्कस किया था कि फैमिली कहते किसे है, उसको हम इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। चूँकि हम एक सोसाइटी के अंदर एज ए इंस्टीट्यूशन फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको डिटेल से डिस्कस करना है। इसके अंदर फैमिली के अंदर जो फैमिली के टाइप्स आते हैं और जो मैरिजेस आते हैं, मैरिजेस के टाइप्स आते हैं, ये इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स में टाइप्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम्स के मुताबिक फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले से ही बताती चलूँ कि फैमिली के मेनली 2 टाइप्स हैं। जो मेन मेजर टाइप्स है वो 2 होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली और एक होता है एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है कि जिसमें पेरेंट्स होते हैं, अम्मी हो गए, अब्बू हो गए और उनके बच्चे, यानी बच्चे भी अनमेरिड बच्चे। एक माँ, एक बाप और उसके जो अनमेरिड बच्चों का एक फैमिली होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो एक ऐसी फैमिली होती है कि जिसके अंदर उसके जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ जनरेशन तक वो चलती हुई, मीन्स के उसमें दादा भी होंगे, उसमें बाबा भी होंगे, उसमें फिर जो है परदादा भी होंगे। मतलब ये कि आपके अब्बू के अब्बू जो कि आपके दादा कहलाते हैं, और उनके अब्बू जो कि आपके परदादा कहलाते हैं। तो इस तरह ग्रैंड पेरेंट्स भी उसमें हो, और आपके कज़न्स भी हो, आपके चाचा जो है वो हो, उनके बच्चे हो। तो इस तरह की जो बड़ी फैमिली होती है वो एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। तो मेजर ये 2 टाइप्स है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स जो है आप लोगों के स्लाइड्स में दिए गए हैं, जो कि इतने ज़्यादा जो है मेजर टाइप्स नहीं है एक्सटेंडेड और न्यूक्लियर फैमिली की तरह, लेकिन बहुत सारे अक़साम है चूँकि फैमिली के, तो इसीलिए सबको एक दफ़ा जो है समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है न्यूक्लियर फैमिली, One are both parent and their unmarried children, also known as conjugal, elementary or traditional family। यानी एक अम्मी हो गई, अब्बू हो गए और उनके अनमेरिड बच्चे, इनकी जो फैमिली होती है ये न्यूक्लियर फैमिली कहलाती हैं। न्यूक्लियर फैमिली को हम कंजुगल फैमिली भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री फैमिली भी कह सकते हैं, या फिर ट्रेडिशनल फैमिली भी कह सकते हैं। तो ये नेम्स आपने याद रखनी है कि ट्रेडिशनल फैमिली का लफ्ज़ जो है वो न्यूक्लियर फैमिली के लिए यूज़ किया जाता है, कि एक ऐसी फैमिली के जिसमें पेरेंट्स हो और उनके अनमेरिड बच्चे हों। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती है? द न्यूक्लियर फैमिली इनटू विच द पर्सन इज़ बॉर्न और एडॉप्टेड। न्यूक्लियर फैमिली में अगर कोई न्यू बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर फैमिली है, एक जो है कपल्स है, सिर्फ कपल्स ही रहते हैं, और उनमें उनके कोई बच्चे भी हो सकते हैं, 2-3 बच्चे हो, एक नया बच्चा जो है वो पैदा हो जाए, तो उस नए बच्चे के पैदा होते वक्त हम उस फैमिली को कहेंगे कि ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। मीन्स कि कोई न्यू वन जो है इस फैमिली में शामिल हो रहा है। इसी तरह अगर वो कोई बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, एक फैमिली है जिसमें एक कपल्स रहते हैं, उनके बच्चे नहीं हैं और वो अडॉप्ट कर लेते हैं कोई बच्चा, तो उस टाइम वो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाएगी। या फिर बच्चे की बर्न हो जाए, न्यू बर्न बेबी आ जाए, तो उस टाइम न्यूक्लियर फैमिली को हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं। इसी तरह फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन किसे कहते हैं? व्हेन ए पर्सन मैरीज ए न्यू न्यूक्लियर फैमिली इज़ फॉर्म्ड कॉल्ड ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। एक फैमिली थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक फैमिली है जिसमें एक
पेरेंट्स हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, उनके बच्चे हैं। अब उनके बच्चों में किसी एक बच्चे की शादी हो जाती है और उसकी शादी होने के बाद उसकी एक और न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है। तो वो जो न्यूक्लियर फैमिली बनती है तो उस टाइम हम उसको फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम दो बंदों की मैरिज की वजह से, उनकी शादी की वजह से एक न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बन गई। तो उस टाइम उस न्यूक्लियर फैमिली को हम कहेंगे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है ये न्यूक्लियर फैमिली ही से एसोसिएटेड है। ये फैमिली के टाइप्स में आते हैं लेकिन ये एसोसिएटेड है न्यूक्लियर फैमिली से। इसी तरह एक्सटेंडेड फैमिली को देख लें। द जॉइंट फैमिली इज़ आल्सो नोन एज अनडिवाइडेड फैमिली आर एक्सटेंडेड फैमिली। जो जॉइंट फैमिलीज़ होते हैं, जॉइंट फैमिलीज, तो उनको हम या तो अनडिवाइडेड फैमिली या फिर हम उनको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। इट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स बिलोंग टू 2 to 3 जनरेशन। अब देख ले वही बात कि आपके अब्बू, उनके अब्बू और उनके अब्बू, यानी आपके अब्बू, आपके दादा, आपके परदादा उस घर के अंदर हो, या आपकी नानी, आपकी अम्मी, आपकी दादी, आपकी परदादी जो है वो उस फैमिली में हो और उनके बच्चे, और फिर आप लोगों के फुप्पियाँ और फुप्पियों के बच्चे, और आप लोगों के चाचा और चाचा के बच्चे, आपके सारे कज़न्स उस फैमिली के अंदर रहते हो। तो इस तरह की जो जॉइंट फैमिली होती हैं वो कहलाती हैं एक्सटेंडेड फैमिली। फैमिली ऑफ चॉइस किसे कहते हैं? द टर्म फैमिली ऑफ चॉइस आल्सो समटाइम रिफर्ड टू एज चूजन फैमिली इज़ कॉमन विद द LGBT कम्युनिटी। फैमिली ऑफ चॉइस जो है स्टूडेंट्स, फैमिली ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी फैमिली होती है कि जिसमें जो लोग रहते हैं उनकी आपस में कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होती, नॉन बायोलॉजिकल उनकी रिलेशनशिप होती है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनमें कोई बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं होती बल्कि चूजन बॉन्ड होती है। वो बॉन्ड वो खुद जो है अपने लिए चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे LGBT कम्युनिटी का बता रहा है तो LGBT कम्युनिटी मींस L यहाँ पे लेस्बियन के लिए यूज़ हुआ है, G गे के लिए यूज़ हुआ है, और B जो है बाइसेक्सुअल के लिए, और T जो है वो ट्रांसजेंडर के लिए। यानी लेस्बियन वो वुमेन होते हैं जो कि आपस में सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, और गे वो मेन होते हैं, वो मेल होते हैं जो कि आपस में सेक्सुअली अट्रैक्टेड होते हैं, और बाइसेक्सुअल जो कि अपोजिट जेंडर में भी और सेम जेंडर में भी, दोनों में अगर सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो तो वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, और ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को कहते हैं। तो इनकी जो कम्युनिटी है, ये लोग जो आपस में इस तरह रहते हैं फैमिली के शक्ल में, लेस्बियन रहते हैं या फिर गे आपस में रहते हैं, या बाइसेक्सुअल लोग रहते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर के लोग आपस में मिल के रहते हैं, तो इनकी जो फैमिली होती है वो चूजन फैमिली या फिर फैमिली ऑफ चॉइस कहलाती है, जिनमें कोई बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं होती, कोई उनका जो है आबा व अजदाद का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन उनका चूजन बॉन्ड होता है, आपस में एक दूसरे को उन्होंने चूज़ किया होता है और इस तरह रहते हैं। तो इसीलिए ये फैमिली ऑफ चॉइस कहलाती हैं। इसके बाद किनशिप की बात आ गई। तो किनशिप में आप ये बात याद रख लें कि किनशिप इज़ अ नेटवर्क ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, बर्थ और एडॉप्शन। किनशिप जो होती है ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि किनशिप को कभी कभार आप जब सर्च करते हैं इस पे किनशिप पे, तो आपको ये मिलेगा कि किनशिप जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है, जिस तरह फैमिली जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है। लेकिन फैमिली ऐसी हम फैमिली जो है वो तब कहते हैं जब मैरिज के थ्रू जो है या किसी लीगल रिलेशनशिप के थ्रू जब आपस में लोगों के रिश्ते बन जाते हैं तो इसको हम फैमिली कहते हैं। और किनशिप जो नस्ब से चलती हुई आ रही होती है, जो आबा व अजदाद से जो रिश्ते चलते हुए आ रहे होते हैं, तो उनके लिए हम किनशिप लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये भी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो किनशिप फैमिली के टाइप में दिया गया है, तो ये किनशिप जो है किनशिप बी फैमिली की एक टाइप है। यहाँ पे एज ए टाइप ऑफ फैमिली हम किनशिप को लेते हैं कि किनशिप जो है एक ऐसी फैमिली कि जिसमें जो आबा व अजदाद के रिश्ते हो वो भी रहते हो, और जो मैरिज के थ्रू रिश्ते बनते हो वो भी रहते हो, और जो एडॉप्शन के थ्रू रिश्ते बनते हो वो भी रहते हो। मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आबा व अजदाद से नस्ब से जो रिश्ते चलते आ रहे हैं, आपके बाबा हो गए, आपके दादा हो गए, आपकी दादी हो गई, वो सब भी आपके साथ है। और साथ में आपका उसी घर के अंदर एडॉप्शन के थ्रू भी जो है वो रिश्ता बन रहा है, कोई बच्चा आपने अडॉप्ट किया हुआ है, आपने मैरिज की हुई है। तो ये जो फैमिली है
तो ये अब किनशिप भी कहलाएगी। अब इसमें मैंने कहा कि आपके बाबा उसके बाबा, तो इसमें आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अब इसमें और एक्सटेंडेड फैमिली में क्या फ़र्क है। तो इसीलिए मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि ये आपस में इंटर रिलेटेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेजर जो 2 टाइप्स है वो न्यूक्लियर फैमिली है और एक्सटेंडेड फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली के साथ फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और प्रोक्रिएशन जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है, और एक्सटेंडेड फैमिली के साथ ये फैमिली ऑफ चॉइस और फैमिली ऑफ किनशिप जो है ये एसोसिएटेड है। कि किनशिप जो है उस टाइम हम किनशिप कहते हैं कि जिसमें मैरिज का रिश्ता भी प्रेजेंट हो, आबाओ अजदाद का भी रिश्ता उसमें प्रेजेंट हो और उसमें एडॉप्शन भी हो, तो इस किस्म की फैमिली को हम किनशिप कहते हैं। इसी तरह फैमिली ऑफ चॉइस जो है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको हम एक्सटेंडेड फैमिली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो LGBT में से, इनके कम्युनिटी में से लोग होते हैं जिनका आपस में कोई बायोलॉजिकल बॉन्ड नहीं होता, उन्होंने बॉन्ड जो है वो चूज़न बॉन्ड बनाए होते हैं। तो इसीलिए इनमें जो है आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अलग अलग समझने की कोशिश करें। अब एक और टाइप है ब्लेंडेड फैमिली, जिसे हम रिकन्स्टिट्यूटेड फैमिली भी कह सकते हैं या फिर रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिली भी कहते हैं। ये वो फैमिली होती है स्टूडेंट्स, रिकन्स्टिट्यूटेड फैमिली जो है, जब फैमिलीज़ जो है वो फैमिलीज़ के जो पार्टनर होते हैं यानी हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं उनके पहले से कोई रिश्ते हो और प्रीवियस मैरिज उनका डिवोर्स हो चुका हो और डिवोर्स के बाद वो जो है दोबारा जो है शादी कर लेते हैं, यानी एक ऐसी खातून और एक ऐसा मर्द जिनकी पहले शादी से उनकी डिवोर्स हो चुकी है, वो जब आपस में शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं और उन बच्चों के साथ साथ उनके जो प्रीवियस रिश्ते हैं, प्रीवियस जो उनका रिश्ता था, प्रीवियस जो उनका पार्टनर था, उनसे भी उनका एक बच्चा जो है वो उनके साथ रहता हो, तो इस किस्म की जो फैमिली होती है वो ब्लेंडेड फैमिली या फिर रिकन्स्टिट्यूटेड फैमिली या फिर रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिली कहलाती हैं। यानी लिखा है ए रिकन्स्ट्रक्टेड और ब्लेंडेड फैमिली आल्सो नोन एज ए स्टेप फैमिली इज़ ए फैमिली वेयर एट लीस्ट वन पेरेंट हैज़ चिल्ड्रन दैट आर नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू द अदर पेरेंट। यानी एक ऐसी फैमिली के जिसमें एक पार्टनर के साथ ऐसा बच्चा है जो कि उसका जो हस्बैंड है, फॉर एग्जांपल एक वुमन है जिसकी पहले डिवोर्स हो चुकी है और जिस हस्बैंड से उसकी डिवोर्स हो चुकी है उसका बच्चा जो है उस वुमन के साथ होती है, वुमन के साथ रहती है। अब ये वुमन इस बच्चे को लेके दूसरी शादी अगर करे और दूसरे हस्बैंड के साथ रहे, तो ये जो बच्चा था इसका उस हस्बैंड, अभी जो नया हस्बैंड है उसके साथ कोई भी बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। ये इसका रिलेशनशिप सिर्फ उस बीवी के लिए है कि उसने एक बीवी और उस बीवी के साथ साथ उस बीवी के पहले शोहर से उसका जो बच्चा था उसको भी साथ रख लिया है, उसको भी उसने जो है उस बीवी के खातिर अपने साथ रख लिया है, उसका कोई बायोलॉजिकल रिलेशन उसके साथ नहीं होता। तो इस किस्म की जो फैमिली होती है वो ब्लेंडेड फैमिली, रिकन्स्टिट्यूटेड फैमिली या फिर रिकन्स्ट्रक्टेड फैमिली कहलाती है। कंपाउंड फैमिली, compound family is a type of structure that consists of 3 or more spouses and their children. It is of course characteristic of polygamous societies, but it can arise in monogamous ones through a second marriage. यानी अब देख ले स्टूडेंट्स, कंपाउंड फैमिली जो है वो कैसी फैमिली होती है। कंपाउंड फैमिली में भी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन वो लोग कौन होते हैं कि उसमें 3 or more spouses हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक मर्द है और उसकी 2 या 3 बीवियां हैं और उन सब के बच्चे हैं, तो इस किस्म की जो फैमिली होती हैं वो कंपाउंड फैमिली कहलाती हैं। तो ज़ाहिरी सी बात है जो पॉलीगैमस सोसाइटीज़ होते हैं, पॉलीगैमस सोसाइटीज़ उन सोसाइटीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे एक खातून के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं या फिर एक मर्द के एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं, तो इस किस्म की सोसाइटीज़ को कहा जाता है पॉलीगैमस सोसाइटी। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके टॉपिक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझे, पॉलीगैमस सोसाइटी उन सोसाइटीज़ को कहा जाता है कि जहाँ पे एक मर्द के एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं या फिर एक खातून के एक से ज़्यादा शोहर है, तो इस किस्म के सोसाइटीज़ को कहा जाता है पॉलीगैमस सोसाइटी। तो पॉलीगैमस सोसाइटी में कंपाउंड फैमिली होते हैं। ज़ाहिरी सी बात है, एक मर्द के अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो उनके बच्चे भी होंगे और वो सब जो है एक साथ रहते होंगे, या फिर अगर वो अलग अलग भी रहते हो लेकिन वो उनकी जो फैमिली है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक घर में रहते हो, अलग अलग भी अगर रहते हो लेकिन उनकी जो फैमिली है वो फैमिली कहलाएगी कंपाउंड फैमिली।
अभी यहाँ पे लिखा है कि बट इट कैन अराइज इन मोनोगेमस वंस दैट अ सेकेंड मैरिज। मोनोगेमस में भी होता है। मोनोगेमस मीन्स के मोनोगेमस वो फैमिली होती है कि जिसमें एक हस्बैंड और उसका जो है वो एक ही खातून, यानी एक ही मर्द और उसकी एक ही वाइफ जिस फैमिली में होती है, तो वो मोनोगेमस कहलाती है। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मोनोगेमस में भी ये जो है पॉसिबल है, क्योंकि पॉलीगेमस में इस तरह होता है कि एक ही टाइम पे एक बंदा जो है वो एक से ज़्यादा बीवियाँ जो है वो ले आता है। लेकिन मोनोगेमस जो है उसमें एक टाइम पे बंदा एक ही वो शादी करता है, लेकिन वो बाद में फिर सेकंड मैरिज भी कर सकता है, थर्ड मैरिज भी कर सकता है। तो इसीलिए ये मोनोगेमस वंस में भी पॉसिबल है, लेकिन जो पॉलीगेमस सोसाइटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। सिंगल पेरेंट फैमिली और वन पेरेंट फैमिलीज डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली। जाहिर सी बात है कि सिंगल पेरेंट फैमिली या तो बच्चे के साथ उसका बाप होगा या तो फिर बच्चे के साथ उसकी माँ होगी, तो ये सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाएगी। तो ये न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में बाप भी होता है, माँ भी होती है और बच्चे भी होते हैं। They consist of only one parent and their child or children। सिर्फ एक जो है वो या तो अम्मी हो या तो अब्बू हो और उसके साथ या एक बच्चा या ज़्यादा बच्चे, तो ये जो फैमिली है ये सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू मैरिज पैटर्न, अब यहाँ पे जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स अभी तक, तो ये फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंगली, फैमिली सिस्टम जो होता है, फैमिलीज़ का जो निज़ाम होता है उसके मुताबिक हम टाइप्स पढ़ रहे थे फैमिलीज़ के। अभी जो हम फैमिलीज़ के टाइप पढ़ रहे हैं तो ये मैरिज पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो मैरिज पैटर्न होती है उसके हिसाब से फैमिलीज़ के कौन कौन से टाइप्स है। तो मैरिज पैटर्न के हिसाब से फैमिलीज़ के मेजरली 2 टाइप्स हैं, मोनोगेमस फैमिली और पॉलीगेमस फैमिली। मोनोगेमी क्या होती है? द मैरिज ऑफ वन मैन टू वन वुमन, कि एक मर्द की एक ही खातून से अगर शादी हो जाए तो वो मोनोगेमी कहलाएगी और वो फैमिली उनका मोनोगेमस फैमिली कहलाएगा। पॉलीगेमी क्या होती है? मल्टीपल मैरिज पार्टनर्स, अगर एक बंदे के मल्टीपल मैरिज पार्टनर्स हैं तो फिर वो पॉलीगेमी कहलाएगी और ये फैमिली इनका पॉलीगेमस फैमिली कहलाएगा। और ये जो पॉलीगेमस फैमिलीज़ होते हैं तो इनमें कंपाउंड फैमिली बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि पॉलीगेमी वाले सोसाइटीज़ होते हैं एक ही टाइम पे वो 3-4 शादियां कर रहे होते हैं, तो उनमें उनकी फैमिली जो है वो फिर कंपाउंड फैमिली कहलाती हैं। अब पॉलीगेमी के अंदर इसके 2 टाइप्स हैं। पॉलीगेमी के 2 टाइप्स है, एक होता है पॉलीगेनी और एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीगेनी वो होती है कि जिसमें 1 मैन एंड मल्टीपल वुमेन, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो पॉलीगेनी है, जिसमें एक मर्द के एक से ज़्यादा बीवियां होते हैं, मल्टीपल वुमेन्स होती हैं, मल्टीपल बीवियां होते हैं, तो वो पॉलीगेनी कहलाती हैं और ये कॉमन है बहुत ज़्यादा। पॉलीगेमी के टाइप्स में से ये कॉमन है। और पॉलीएंड्री जो है वो इतना कॉमन नहीं है, लेस कॉमन है, जिसमें एक वुमेन के मल्टीपल जो है वो शोहर होते हैं, तो ये इतना कॉमन नहीं है। The most common form of polyandrous marriage is termed as fraternal polyandry। जो सबसे मोस्ट कॉमन पॉलीएंड्रस मैरिज है, पॉलीएंड्री वाला जो मैरिज होता है कि जिसमें एक वुमेन के मल्टीपल शोहर्स होते हैं, तो वो उसका जो कॉमन एक फॉर्म है, कॉमन एक किस्म है, वो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या होती हैं? इट इन्वॉल्व्स 2 or more brothers taking a single woman as their wife। ये कुछ सोसाइटीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो भाई होते हैं, 2 भाइयाँ या 2 से ज़्यादा भाइयाँ, 3 हो गए, 4 हो गए, वो एक ही वुमेन से शादी करते हैं और वो वुमेन उन सब की बीवी होती हैं। तो ये जो फार्म है, ये फार्म कहलाती है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और ये कॉमन किस्म है पॉलीएंड्रस मैरिजेस की। और ये जो है बहुत ज़्यादा पॉलीएंड्रस मैरिजेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो होते भी हैं वो यही वाले होते हैं, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री वाले होते हैं। और ये मेनली टिबेट जो है, टिबेट चाइना के कुछ सोसाइटीज़ जो है वहाँ टिबेट में, बर्मा में, नेपाल में और इंडिया में ये पॉलीएंड्रस मैरिजेस और ये फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है ये होते हैं। इनके अलावा किसी जगहों पे ये कॉमन नहीं है।
टाइप्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल पैटर्न। जो रेजिडेंशियल पैटर्न होती हैं, जो जहाँ पे रिहाइश होती है, तो रिहाइश के मुताबिक अगर हम देखें फैमिली के टाइप्स को, तो रिहाइश के मुताबिक भी फैमिली के टाइप्स है, जिसमें पेट्री लोकेलिटी हैं, पेट्री लोकेलिटी वाले फैमिली, पेट्रीलोकल फैमिली। पेट्रीलोकल फैमिली कौन से फैमिलीज़ होते हैं? जिसमें कपल लिव्स विद आर नियर हस्बैंड फैमिली, जिसमें कपल्स जो है शादी के बाद हस्बैंड के फैमिली जो है उनके करीब या हस्बैंड के फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो पेट्रीलोकल फैमिली कहलाती हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी जो है यहाँ पे कॉमन है कि एक वुमेन की जब शादी हो जाती है तो वो फिर अपने हस्बैंड के फैमिली के साथ रहती है, हस्बैंड के फैमिली के या करीब या साथ, ज़्यादातर साथ रहती है, पाकिस्तान में साथ रहते हैं, लेकिन करीब हो या साथ हो तो ये पेट्रीलोकल फैमिली कहलाती हैं। मेट्रीलोकल फैमिली यानी शादी के बाद कपल्स अगर लड़की के वुमेन के घर में उसके फैमिली के साथ रहे या फिर उसके फैमिली के करीब रहें, तो ये मेट्री लोकेलिटी या फिर मेट्री लोकल फैमिली कहलाएगी। बायोलोकेलिटी में क्या होता है? कपल्स अपॉन मैरिज चूज टू लिव विद और नियर आइदर स्पाउसेस पेरेंट्स। यानी बायोलोकेलिटी जो है स्टूडेंट्स, ये एम्बिलोकल रेजिडेंस भी कहलाती है, एम्बिलोकेलिटी भी कहलाती है, या बायोलोकल रेजिडेंस भी कहलाती है, एम्बिलोकल फैमिली भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, तो वो आपस में इस तरह उन्होंने तय किया होता है कि वो एक फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने के लिए अगर हस्बैंड के घर में रहते हैं उसके फैमिली के साथ, तो 3 महीने के लिए फिर वाइफ के घर चले जाते हैं उसके फैमिली के साथ रहने, और वहाँ पे 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो फिर दोबारा हस्बैंड के घर आ जाते हैं। फिर इसी तरह उनका एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम एक फैमिली के साथ, ख़ास पीरियड ऑफ टाइम दूसरे फैमिली के साथ गुजरता है। तो ये फैमिलीज़ जो है बायोलोकल फैमिलीज़ या फिर बायोलोकेलिटी कहलाते हैं। न्यूलोकेलिटी जिसमें कपल्स लिव्स अपार्ट फ्रॉम बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट, जिसमें क्या होते हैं शादी के बाद कपल्स जो है ना तो हस्बैंड के फैमिली के साथ रहते हैं ना तो वाइफ के फैमिली के साथ रहते हैं, दोनों अलग रहते हैं, अपने लिए अलग घर में वो रहते हैं, तो फिर वो न्यूलोकेलिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू डिसेंडेंट पैटर्न, जो डिसेंडेंट पैटर्न होती हैं, एंसेस्टर पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं, कि जो यानी आबा व अजदाद के पैटर्न से अगर हम देखें तो फैमिली के कौन कौन से टाइप हैं, तो पेट्रीलिनियल डिसेंट है, किनशिप ट्रेस थ्रू द फादर्स फैमिली, प्रॉपर्टी पास फ्रॉम द फादर टू सन। यानी पेट्रीलिनियल डिसेंट फैमिली हम उस फैमिली को कहते हैं कि जिसमें जो किनशिप होती हैं वो फादर के फैमिली से आती हों, यानी फादर के फैमिली से ज़्यादा रिलेटेड, और प्रॉपर्टी जो है वो फादर से जो है वो सन को मिला हो, उसके बेटे को मिला हो, बाप से बेटे को मिला हो। तो इस किस्म की जो एंसेस्ट्री होती हैं वो पेट्रीलिनियल डिसेंट कहलाती है, या पेट्रीलिनियल डिसेंट फैमिली कहलाती है, कि जिसमें विरासत जो है वो बाप से बेटे को मिलती हो। मेट्रीलिनियल डिसेंट, किनशिप ट्रेस थ्रू मदर्स फैमिली, प्रॉपर्टी पास फ्रॉम मदर टू डॉटर। किनशिप जो है उसकी जो रिश्ता है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है, वो मदर की फैमिली के साथ ज़्यादा हो, और मदर की जो प्रॉपर्टी है अगर वो मदर से उसकी बेटी को वो पास होती हो तो फिर वो कहलाती है मेट्रीलिनियल डिसेंट फैमिली, यानी वो फैमिली के जिसके अंदर प्रॉपर्टी जो है उसको विरासत में माँ से बेटी को मिलती है, वो फैमिली। बायलैटरल डिसेंट है, बायलैटरल डिसेंट किनशिप ट्रेस थ्रू बोथ पेरेंट्स, किनशिप जो है वो नेटवर्क का रिलेशनशिप दोनों पेरेंट्स के साथ है, और प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द फैमिली। तो और प्रॉपर्टी जो है वो दोनों से, माँ की तरफ से भी और अब्बू की तरफ से भी, दोनों तरफ से बच्चों को जायदाद जो है वो मिलते हो, विरासत में मिलते हो, तो ये बायलैटरल डिसेंट जो है वो कहलाती हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी का अगर देख लें तो यहाँ पे एक्चुअली जो निज़ाम है वो पेट्रीलिनियल डिसेंट का है, कि बाप जो है उससे उसके बेटे को विरासत जो है वो मिलती है, बेटियों को भी मिलती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली बेटियां जब मांगती है तो तब उनको मिलती है, वैसे ही उनको नहीं दिया जाता, या फिर कोई बाप ऐसा हो कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से देना चाहता हो बेटी को तो वो दे देता है, लेकिन बेटे को जो है वो मिल ही जाती है, उसके बगैर मांगे बेटे को मिल जाती है। तो ये पेट्रीलिनियल डिसेंट जो है वो यहाँ हमारे कल्चर में पाकिस्तान के अंदर चलती हैं। बाकी जो बायलैटरल डिसेंट और जो मेट्रीलिनियल डिसेंट है, ये भी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होंगे कि जिसमें बहुत मोस्ट कॉमनली ये चलते हों। टाइप्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी पैटर्न। अथॉरिटी पैटर्न को अगर हम देख लें तो अथॉरिटी पैटर्न के मुताबिक पेट्रियार्की, मैट्रियार्की या फिर
इगलिटेरियन जो है वो फैमिलीज़ हो सकते हैं। पेट्रियार्की, फादर होल्ड मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी, ज़्यादातर अथॉरिटी अगर फादर के पास हो घर का तो फिर वो पेट्रियार्की या पेट्रियार्किक फैमिली कहलाएगी, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम मेट्रियार्की की बात कर रहे थे। मेट्रियार्की, मदर्स होल्ड मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी ज़्यादातर मदर्स के पास है तो वो फैमिली मेट्रियार्की फैमिली कहलाएगी। और एगलिटेरियन फैमिली जो है, एगलिटेरियन फैमिली जिसमें मदर और फादर जो है वो अथॉरिटी जो है उसको ज़्यादातर शेयर करते हो, ज़्यादातर एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, इक्वल जो है वो इक्वली अथॉरिटी रखते हो, तो फिर वो एगलिटेरियन फैमिली कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू चेंजिंग पैटर्न, अब चेंजिंग पैटर्न डिफरेंट चेंजिंग पैटर्न हो सकते हैं। उसके थ्रू अगर हम देखें कि फैमिलीज़ के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन है ड्यूअल अर्नर फैमिलीज़। यानी ड्यूअल अर्नर फैमिलीज़ जो है वो कैसी फैमिलीज़ होती हैं? फैमिलीज़ इन विच बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव जॉब्स। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब कर रहे हो तो ऐसी फैमिलीज़ को हम ड्यूअल अर्नर फैमिलीज़ कहेंगे कि दोनों साइड से कमाई होती है। The sandwich generation family are couples who have babies and elderly parents to care for at the same time. सैंडविच जनरेशन फैमिलीज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ये एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें एल्डर पेरेंट्स भी होते हैं
उनका भी ख्याल करना होता है और उनके बच्चे भी होते हैं। यानी एक कपल्स है, उन कपल्स के माँ बाप भी है, एल्डर है, उनका भी ख्याल करना है, उनको भी सपोर्ट करना है, और बच्चे जो है उनको भी सपोर्ट करना है, उनके भी खर्चे जो है वो उठाने हैं। तो इस किस्म की जो फैमिली होती है उसको द सैंडविच जनरेशन कहते हैं। और वॉलंटरी चाइल्डलेस फैमिली, कुछ फैमिलीज़ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें वॉलंट्रीली बच्चे नहीं चाहते, वो एक कपल जैसे होते हैं जो कि ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे हों, तो वो फैमिलीज़ जो है वो वॉलंट्री चाइल्डलेस फैमिली कहलाएंगी। तो फिर उन्हें किसी को सपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, अगर माँ बाप भी नहीं है तो किसी को सपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, बस खुद जो है वो जो भी कमाई करेंगे वो खुद के लिए ही यूज़ करेंगे, तो वो ऐसी फैमिली होगी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस के बेस पे अगर फैमिलीज़ के टाइप हम देख लें तो फर्स्ट वन है कंजुगल फैमिली। कंजुगल फैमिली क्या होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ एडल्ट अमोंग whom there is a sexual relationship and they may also have dependents with them. It also refers to partners who have long-term sexual relationship but are not actually married. यानी कंजुगल फैमिली वो फैमिली, हम उस फैमिली को कहते हैं कंजुगल फैमिली कि जिसमें एडल्ट्स जो हैं उनके आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप होती हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं लेकिन एक्चुअली मैरिड नहीं होते हैं, लीगली उनकी मैरिड नहीं हो चुकी होती है। तो इस किस्म के जो फैमिलीज़ होते हैं उनको हम कंजुगल फैमिली कहते हैं, जो कि इस्लाम के मुताबिक हराम है। इस किस्म की किसी फैमिली को हम एज ए मुस्लिम कम्युनिटी नहीं मानते, क्योंकि ये लिटरेचर है, लिटरेचर अक्सर वेस्टर्न लिटरेचर तो उसमें दिए गए होते हैं, तो हमने पढ़ने हैं, क्योंकि अभी ये कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी एक ऐसी सब्जेक्ट है कि इसके अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना है, जिसमें वेस्टर्न कल्चर्स हो गया है, जो भी हो गए सारे कल्चर्स को आपने टच देनी है, एक्सप्लोर करनी है। लेकिन इनको पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है इन चीज़ों को अपने कल्चर से रिलेटेड ले लें। ये हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के कल्चर है उनसे रिलेटेड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। कंजुगल फैमिली जो है वो हमारे इस्लाम के मुताबिक हराम है कि एक्चुअल अगर लीगल मैरिड ना हो, निकाह ना हो और उसके बगैर भी किसी बंदों में अगर रिलेशनशिप चल रही हो, तो ये जो है किसी किस्म की इस्लाम इसको फैमिली का नाम नहीं देता। दूसरा है कंसेंगुइन फैमिली। कंसेंगुइन फैमिली कौन सी फैमिली होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ मेंबर्स अमोंग whom a blood relation exists. For example, a family consisting of parent and children are siblings, brothers and sisters. यानी कंसेंगुइन फैमिली वो फैमिली के जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका आपस में ब्लड रिलेशनशिप होता है, आपस में खून के रिश्ते होते हैं। जैसे कि एक ऐसे फैमिली के जिसमें पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, तो बच्चों का अपने पेरेंट्स से खून का रिश्ता होता है। या जो सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ब्रदर एंड सिस्टर का आपस में खून का रिश्ता होता है। तो ये जो फैमिली होती है ये कंसेंगुइन फैमिली कहलाती है। मैरिज क्या होती हैं? मैरिज के बारे में लिखा है, क्योंकि हम फैमिलीज़ को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो इसी फैमिलीज़ के अंदर ये टॉपिक आती है मैरिज सिस्टम का। मैरिज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिमोनी और वेडलॉक इज़ ए socially or ritually recognized union or legal contract between two spouses that establish rights and obligations between them and their children, and between them and their in-laws. यानी मैरिज जो है, मैरिज को उर्दू में क्या कहते हैं? शादी कहते हैं। शादी को हम मैट्रिमोनी भी कहते हैं और वेडलॉक भी कहते हैं। मैट्रिमोनी भी शादी को कहते हैं, वेडलॉक भी शादी को कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम मैरिज का लफ्ज़ जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये एक सोशली और रिचुअली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती है टू स्पाउसेस के दरमियान। हमारी सोसाइटी, हमारी जो रस्म व रिवाज है वो भी उसको मानती है और लीगल होती है, लीगल कानून के मुताबिक भी लीगल होती है, और जो है हर किस्म के लोगों के रिलीजन के मुताबिक भी लीगल होती है। जिसमें क्या करते हैं, जो टू स्पाउसेस होते हैं उनके दरमियान कुछ राइट्स, कुछ ऑब्लिगेशंस इस्टेब्लिश की जाती है, कुछ हुकूक, कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनकी आपस में जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, अपने आपस के लिए करते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने और अपने जो उनके रिश्ते होते हैं जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ और ब्रदर इन लॉज, जो उनके देवर और जो उनके सास और ससुर वगैरह,
जो होते हैं, जो इन लाज उनके रिश्ते होते हैं, तो उनके दरमियान कुछ राइट्स, कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो बनती है। तो इस किस्म की ये जो यूनियन होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं टू पार्टीज़ के दरमियान, तो इसको हम कहते हैं मैरिज या मैट्रिमोनी या फिर वेड लॉ। मैरिज की डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें मोनोगेमी हमने डिस्कस कर ली कि मोनोगेमी वो मैरिज के जिसमें एक वुमेन हो, एक मैन हो, जिनकी आपस में शादी हो, तो फिर वो जो है मोनोगेमी वाला मैरिज कहलाएगा। पोलीगेनी और पोलियंड्री जो है वो प्लूरल मैरिज के टाइप है। प्लूरल मैरिज जो है वो पोलीगेमस मैरिज को ही कहा जाता है, प्लूरल मैरिज के जिसमें एक जो है एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, वुमेन के भी और मेन के भी। और इसमें पोलीगेनी का मैंने आप लोगों को बताया कि पोलीगेनी वो मैरिज के जिसमें एक शोहर हो और उसके एक से ज़्यादा जो है वो बीवियां हो, तो वो पोलीगेनी कहलाती हैं। और पोलियंड्री एक खातून हो और उसके मल्टीपल शोहर्स हो, तो वो फिर पोलियंड्री कहलाती हैं। चाइल्ड मैरिज, अब चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, चाइल्ड मैरिज की, तो चाइल्ड मैरिज किसे कहते हैं? हर एक जो है वो कंट्री का एक अपना उसूल होता है कि जिसमें एक ख़ास लीगल एज होती है शादी के लिए, और वो लीगल एज, उस लीगल एज में अगर शादी हो, उस लीगल एज से पहले अगर शादी हो, तो वो शादी जो है फिर क्या कहलाएगी? चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान के जो सूबे हैं, तो इनमें जो सिंध है, पहले 2013 से पहले पूरे पाकिस्तान जो है उसमें ये हुआ करता था कि 16 साल जो है वो एक लीगल एज रखी गई थी शादी के लिए। फिर सिंध का जो सूबा है उसने फ़र्स्ट टाइम सिंध सूबे में 2013 को ये लेजिस्लेशन जो है वो बनाई गई कि 18 साल जो है वो रखा जाए शादी के लिए। तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में तो अप्लाई नहीं हो सका, लेकिन सिंध के सूबे में ये रूल है, वहाँ पे अप्लाई होती है कि वहाँ पे लीगल एज जो है वो मैरिज की 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से पहले जो मैरिज की जाती है वो अंडर मैरिज, वो चाइल्ड मैरिज और इलीगल वो फिर मानी जाती हैं। लेकिन बाकी के जो सूबे हैं वहाँ पे 16 ईयर्स है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इस्लाम के मुताबिक देखें, जो कि हमारा रिलीजन है, रिलीजन के मुताबिक अगर हम देखें तो आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो शादी सबसे अच्छी एक प्रोसेस होती है कि आफ्टर प्यूबर्टी अगर शादी हो जाए लोगों की, तो वो एक अच्छी जो है वो आदत, एक अच्छा अमल इसको समझा जाता है। तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस के नुकसान भी होते हैं। चाइल्ड मैरिजेस के अगर हम नुकसानात देखें तो इसके उनके हेल्थ रिलेटेड नुकसान भी होते हैं, और इसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम्स जो है उनके अज़दवाजी ज़िंदगी जो है उसमें आ जाती है, क्योंकि दोनों मैच्योर नहीं होते। तो इस किस्म के ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये एजेस जो है वो रखे गए हैं। लेकिन फिर भी ये है कि अगर इस्लाम ने ये बात करार दे दिया है कि आफ्टर प्यूबर्टी शादी जो है वो एक पसंदीदा अमल है, तो इससे हमें एज ए मुस्लिम कम्युनिटी ये मानना चाहिए कि इससे ना तो कोई जो है वो सेहत के कोई जो है नुकसानात हो सकते हैं, और ना फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा गया है कि बच्चों की अभी जो हमारी कम्युनिटीज़ है, सोसाइटीज़ है, तो उनमें बच्चों की एक सही तरीके से तरबियत नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो इमेच्योर होते हैं। उनका माइंड जो है वो इस तरह नहीं बना होता कि वो कोई रिलेशनशिप, कोई ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभा सके। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एज जो है वो दिए जाते हैं, इस तरह के लीगल एज, जैसे कि 18 साल से कम एज में जो है वो शादी नहीं की जाती, इस तरह। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिजेज़ है, थर्ड जेंडर मैरिजेज़ है, ये भी होते हैं। टेम्पोररी मैरिजेज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो टेम्पोररी मैरिजेज़ ऐसे मैरिजेज़ होते हैं जो कि एक ख़ास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होती है लोगों में, कि वो कोई ख़ास कोई शर्त रखते हैं, और उस शर्त के बेस पे एक ख़ास मुद्दत तक वो शादी को मेंटेन करते हैं, और वो मुद्दत जब पूरी हो जाती है तो फिर वो शादी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि अभी इसकी एग्ज़ाम्पल ये कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे वो मज़दूरी के लिए जाते हैं या फिर किसी भी काम के लिए, जो कि वहाँ पे ज़्यादा वक्त के लिए 10 से ज़्यादा सालों के लिए जाते हैं। तो सब नहीं, लेकिन मोस्टली उनमें इस तरह करते हैं कि वहाँ पे जाके वो शादी भी करते हैं, और फिर जब वो मुल्क छोड़ के वापस आ रहे हो अपने मुल्क को, तो फिर वो शादी ख़त्म करके फिर अपने मुल्क चले आते हैं। तो इस किस्म के जो मैरिजेस होते हैं वो टेम्पररी मैरिजेस कहलाती हैं। और कोहेबिटेशन एक ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें
लोग जो है लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, आपस में रहते हैं, लेकिन उनकी कोई मैरिड जो है वो नहीं हुई होती। जैसे कि यहाँ पे हमने फैमिलीज़ पढ़ते हुए कंजुगल फैमिली का जिक्र किया, तो इसी तरह कोहिबिटेशन भी है कि आपस में रहते हैं, उनमें कोई जो है वो शादी लीगली नहीं हुई होती, लेकिन वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। तो इस किस्म की जो सिस्टम होती है उसको कोहेबिटेशन कहा जाता है। ये ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे कि यूरोप में कॉमन है, लेकिन एज ए मुस्लिम कम्युनिटी जो है हम इसे मैरिज का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि मैरिज हम निकाह को कहते हैं और इसमें जो है इस तरह की कोई बात नहीं होती। इसको हम जो है कोहेबिटेशन को मैरिज का नाम नहीं दे सकते। मैरिज के जो टाइप्स हैं वो उसके अलावा यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मैरिज टाइप्स, तो इसमें इन टाइप्स के अलावा कुछ टाइप्स हैं जिनमें एक्सोगमी और इंटर मैरिज है, मैरिज बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स और बैकग्राउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सोगमी या फिर एंडोगमी और एक्सोगमी, इनमें ये फ़र्क है। मेनली इनमें आप फ़र्क जान ले कि एक्सोगमी एक ऐसी मैरिज होती है कि जिसमें अगर आप अपने कल्चर, अपने सोसाइटी से हट के दूसरे कल्चर, दूसरे सोसाइटी में शादी कर लेते हैं, अपना पार्टनर वहाँ से चूज़ करते हैं, तो फिर ये एक्सोगमी कहलाती है। और एंडोगमी, अगर आप अपने ही कल्चर में, अपने ही सोसाइटी में अपना पार्टनर जो है वो चूज़ करते हो, तो फिर वो एंडोगमी कहलाएगी। और जो एक्सोगमी है ये इंटर मैरिज भी इसको कहते हैं। मैरिज बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स और बैकग्राउंड, के डिफरेंट कल्चर से डिफरेंट बैकग्राउंड उनका होता है, आपस में शादी कर लेते हैं, तो इसको एक्सोगमी कहते हैं। एंडोगमी को देख लें, ए मैरिज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेस्टिक ग्रुप बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप, यानी अपने ही डोमेस्टिक ग्रुप में, अपने ही कल्चर में, अपने ही सोसाइटी में अपना पार्टनर जो है वो अगर चुन लिया जाए तो फिर वो एंडोगमी कहलाती है। अरेंज मैरिज क्या है? ए मैरिज दैट इज़ एट सम लेवल अरेंज बाय समवन अदर देन दोज बीइंग मैरिड, जिन लोगों की शादी हो रही होती है, यानी जो टू स्पाउसेस होते हैं, उनके अलावा अगर उनके कोई और लोग, उनके रिलेटिव्स, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स उनके लिए मैरिज अरेंज करें, तो फिर ये अरेंज मैरिज कहलाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को समझा दिए। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।